हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज? ट्रांजिस्टर। मेरे भाई थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना, मजा आने वाली है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट ट्रांजिस्टर? तो क्या है ट्रांजिस्टर, समझते हैं। ठीक है, क्या है ट्रांजिस्टर उसको समझते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रांस एंड जिस्टर। इसको समझिएगा, क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। प्रतिरोध का क्या होना? प्रतिरोध का स्थानांतरण। ये जो है प्रतिरोध का स्थानांतरण करना ही क्या है? ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का स्थानांतरण। लेकिन अभी ये वास्तव में समझ में नहीं आएगा, ये तब समझ में आएगा जब हम एक आध दो टॉपिक्स को कर लेंगे। ठीक है, इस पे मत जाना, एकदम सिंपल है, सरल है, मजा आएगा, आता भी है, एमपी भी है, तो सबको समझेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर वास्तव में डियर स्टूडेंट जिस प्रकार हमने देखा था कि पी प्रकार और एन प्रकार का दो अर्धचालक होते हैं, है ना, जो कि क्या है? अशुद्ध अर्धचालक है, अवद्रव्यी, अशुद्ध, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और एक होता है शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्थात शुद्ध चालक में जब त्रिसंयोजी, 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला जब अशुद्धि मिला दिया जाता है, तब हमारा क्या बनता है? अशुद्ध अर्धचालक बनता है। अशुद्ध अर्धचालक बनाने का रीजन क्या है? ताकि हम उसकी चालकता, कंडक्टिविटी में क्या कर सके? इंक्रीजमेंट कर सके, बढ़ा सके, ठीक है, वृद्धि कर सके। क्यों? क्योंकि जब हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, अर्थात फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि मिलाते हैं, तो उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? सबको पता है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि आवेश वाहक का कार्य करता है। तो जब आवेश वाहक होगा तभी तो आवेश स्थानांतरित होगा, तभी तो जो है जाकर के धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, और जब त्रिसंयोजी एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जैसे अशुद्धि को मिलाते हैं तो क्या होता है? एक अतिरिक्त होल प्राप्त होता है जो कि आवेश वाहक का कार्य करता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमको क्या मिल जाता है? आवेश वाहक मिल जाता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होने लगती है। इस कारण अशुद्ध जो है हम एन प्रकार, पी प्रकार अर्धचालक का निर्माण करते हैं। अब जो है इन्हीं दोनों अर्धचालकों को, एन प्रकार अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालकों को, दोनों को जोड़ करके एक नया युक्ति बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डायोड, पी एन डायोड, जिसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब मेरे भाई वही पी एन डायोड ही है यहां, लेकिन यहां हम 3 अर्धचालक यूज करेंगे। ठीक है, तो जब ट्रांजिस्टर में हमेशा 3 अर्धचालकों को मिलाकर के ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें बाह्यतम सिरों पर स्थित जो अर्धचालक होता है वो समान होता है, किंतु मध्य का जो अर्धचालक होता है वह उन दोनों से विपरीत होता है। जैसे कि यहां आप लोग, मैं लिखा उसको देख पा रहे होंगे, पी पी। तो बाह्यतम सिरों पर स्थित अर्धचालक पी पी दोनों समान होता है, किंतु मध्य का अर्धचालक उसके विपरीत होता है। इसी प्रकार एन एन बीच में है पी, तो उसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, जहां मध्य का जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रायोड वाल्व की तरह वर्क करता है। ठीक है, और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में युक्तियों में देखना चाहेंगे तो आसानी से देखने को मिल जाता है। इस प्रकार कुछ आकार का रहता है जिसमें 3 ठो क्या लगा रहता है? पैर टाइप का ऐसा लगा रहता है। आप लोग 2 वाला देखे होंगे, वो डायोड होता है, 3 रहता है, उसको ट्रायोड बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर में भी रहता है, ऐसा बात नहीं है, कैपेसिटर भी रहता है, कैपेसिटर में भी 2 ठो जो है ऐसा पैर रहता है। ठीक है, डायोड में भी 2 ठो रहता है, लेकिन जो जिसका 3 पैर होता है वो क्या होता है? ट्रायोड होता है, ट्रायोड बोलते हैं। और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, पीएनपी या एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। ओके, तो पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है? पीएनपी प्रकार के जो ट्रांजिस्टर है डियर स्टूडेंट, उसको बनाने के लिए हम 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक एन प्रकार के अर्धचालक को दबा करके बनाया जाता है।
दो पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक एन प्रकार के अर्धचालक को दबा करके बनाया जाता है। ठीक है, तो दैट इज अ पी एंड दैट इज अ एन एंड दैट इज अ पी। आप बोलोगे सर इसका आकार हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, छोटा मध्य लग रहा है, छोटा लग रहा है। मैं जानबूझ के बनाऊंगा मेरे दोस्त, जानबूझ के, क्योंकि ये रहता ही ऐसा है, क्योंकि इनका फिर से नामकरण करेंगे। आराम से समझना, बेहतरीन मजा आ जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में और यहां से एक मैं जो है यहां निकाल देता हूं, तो ये कम करते हैं, पी एन पी कर देते हैं इसको। ओके, तो यहां रहता है हमारा आवेश वाहक होल। क्या रहता है? आवेश वाहक होल, जो कि रहता है हाईली डोप्ड। कैसा रहता है? हाईली डोप्ड रहता है। डोप्ड मतलब क्या बोलते हैं इसको? डोपिंग, अशुद्धि की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ क्या रहता है? हमारा होल रहता है। क्या रहते हैं? होल्स रहते हैं। और बीच में एन प्रकार है, मतलब यहाँ क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और इस वाले में ये बड़ा रहता है, लेकिन ये हाईली डोप्ड नहीं रहता, ये कम, डोपिंग कम रहता है इसमें। डोपिंग घनत्व तो क्या रहता है? कम रहता है। इस प्रकार तो पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर को दो पी प्रकार के ट्रांजिस्टर के मध्य एक एन प्रकार के ट्रांजिस्टर को दबा करके बनाया जाता है। इसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए क्या करते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए डियर स्टूडेंट, दो एन प्रकार के ट्रांजिस्टरों के मध्य दो एन प्रकार के ट्रांजिस्टरों के मध्य एक पी प्रकार के ट्रांजिस्टर को दबा करके बनाया जाता है। तो पी प्रकार के में क्या होता है? होल होता है, और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ हाईली डोप्ड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से बहुत ज्यादा घनत्व, डोपिंग घनत्व अधिक होगा। मतलब ये है मेरे भाई कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में हमने क्या किया है? अशुद्धि, फास्फोरस या आर्सेनिक की अशुद्धि को ज्यादा मिला दिया, जिसके कारण हमको क्या मिला? ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा मिल रही है। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है एक एटम यदि पंचसंयोजी हम अशुद्धि मिलाएंगे तो मुझे एक एटम मुक्त जो है क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर दो एटम मैं मिलाऊंगा तो दो ठो मिलेगा यार, है कि नहीं? लेकिन यहां भी इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, लेकिन इनकी जो है घनत्व जो है क्या रहती है? कम रहती है। इस प्रकार से अब ये कम क्यों रखा जाता है, ज्यादा क्यों रखा जाता है? इसके कारण है, रीजंस है। ठीक है, तो ये है, और एक हम यहां निकाल, ये एन पी एन। तो एन पी एन प्रकार के ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है? एन पी एन प्रकार के ट्रांजिस्टर को दो एन प्रकार के ट्रांजिस्टरों के मध्य एक पी प्रकार के ट्रांजिस्टर को दबा करके बनाया जाता है। सबको समझ में आया कि एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका जो है प्रतीक चिन्ह कैसे बनाया जाता है। प्रतीक चिन्ह को देखिएगा ध्यान से, बताता हूं ये सब चीज क्या चीजें हैं, सबको बताएंगे। आराम से थोड़ा पेशेंस रखना मेरे भाई। प्रतीक चिन्ह को कैसे बनाया जाता है ये देखो। ये है पीएनपी प्रकार का, पीएनपी प्रकार का। ठीक है, एरो को देखिएगा। ये चीजें क्या है मैं बताता हूं आपको, टेंशन ना ले। ये सब चीजें क्या है आराम से थोड़ा ध्यान रखें। और ये है हमारा क्या चीज? एनपीएन प्रकार का, एनपीएन प्रकार का, एनपीएन प्रकार का, एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर है। ओके, ऐसा ये लीजिए। प्रतीक चिन्ह को देख लीजिए ध्यान से। अब ध्यान ये रखिए, ये सब चीजें क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो छोटा छोटा ये तार जैसा निकला हुआ है, ये गोल गोल बनाया हुआ, ये क्या चीजें हैं? चीजें क्या है भाई? क्यों बना रहे हो आप ऐसा? तो इसका रीजन है मेरे भाई, क्या चीजें हैं ये? सुन लो। इसको बोलते हैं हम लोग, जो बायां पक्ष में रहता है हमेशा, जो पी प्रकार का रहे, एन प्रकार का, उधर रही या इधर रहे, बायां पक्ष के खंड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है भाई? बोल दीजिए उत्सर्जक। क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्सर्जक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमिटर, एमिटर, ऐसे भी बोल देते हैं। इमिटर, एमिटर, इमिट करने वाला। इमिट, इमिट मतलब क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इमिट, इमिट मतलब उत्सर्जित करने वाला। तो ये है उत्सर्जक कहलाता है। ठीक है, बीच का जो रहता है, बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं संग्राहक। क्या बोलते हैं? संग्राहक। एक काम करता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं और यहीं पे लिखता हूं क्या चीज? संग्राहक। सॉरी, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में बोलते हैं बेस, BESE। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्टी जो दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं संग्राहक। और संग्राहक को इंग्लिश में बोला जाता है कलेक्टर। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। और ये कलेक्टर का अर्थ वही कलेक्टर है जो आप जानते हो। ठीक है, अधिकारी कलेक्टर, वो भी कलेक्टर ही है। क्यों कलेक्टर कहा जाता है हम लोगों को?
क्योंकि कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? पहले जब उनका निर्माण हुआ था आजादी के पूर्व, तो कलेक्टर क्या करते थे? जो है कर, टैक्स, पैसा वसूल करते थे। जिस क्षेत्र के वो कलेक्टर हुआ करते थे, जिस प्रांत के कलेक्टर हुआ करते थे, उन क्षेत्रों के लोगों से वो क्या करते थे? कर वसूला करते थे। और कर का जो है जितना भी टैक्स का आय व्यय है, जो भी आवक जावक है, उनका जो है सारा डिटेल्स किसके पास रहा करता था? उस संग्राहक के पास रहा करता था, जिसको हम आज कलेक्टर कहते हैं। हालांकि आज कलेक्टर का काम डिफरेंट फील्डों में डिफरेंट हो गया है। पहले मुख्य काम उनका कर वसूली हुआ करता था। तो यहाँ भी संग्राहक का अर्थ वही है, मैं बताऊंगा, इसकी व्याख्या करूंगा क्यों उनका नाम संग्राहक है, उत्सर्जक है, सब चीज यहाँ भी सेम रहेगा। दैट इज अ इमिटर, मैं इसको इसी शो कर देता हूं। दैट इज अ बेस बी एंड दैट इज अ सी कलेक्टर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा दूर बनाइएगा, बड़ा बनाइएगा, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ई बी सी। अब इसको उत्सर्जक क्यों कहा जाता है और इसकी विशेषता क्या है? तो उत्सर्जक देखिए, उत्सर्जक लिखिएगा, छोटा सा पॉइंट लिख दीजिएगा, उत्सर्जक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उत्सर्जक क्या होता है। पीएनपी एवं एनपीएन किसी भी ट्रांजिस्टर के बाएं खंड को जिसकी चौड़ाई मध्यम होती है, जिसमें डोपिंग घनत्व उच्च होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जक कहते हैं। उत्सर्जक कहने का इसका मेन रीजन यह है क्योंकि यही वह खंड है जो आवेश वाहक उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है। यही क्या करता है? आवेश वाहक प्रदान करता है ट्रांजिस्टर को। अधिकतम आवेश वाहक यही देता है, पूरा देता है। यही कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जक कहते हैं। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद लिखिएगा आधार। उत्सर्जक के बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा आधार। आधार किसे कहते हैं? तो आधार किसी भी ट्रांजिस्टर के मध्य खंड को हमेशा आधार कहा जाता है, मध्य खंड को। तो इसकी विशेषता यह रहती है कि ये बहुत ही थिक रहता है, पतला रहता है। बहुत ही क्या रहता है? पतला रहता है, बहुत ही पतला रहता है। ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में आवेश वाहकों का संयोग हो पाता है, जिसके कारण इसमें अल्प धारा बहती है। ठीक है, अल्प धारा बहती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है संग्राहक। तो संग्राहक का आकार बड़ा होता है। क्यों बड़ा क्यों होता है भाई? क्योंकि ये संग्रहित करता है, तो इसका क्षेत्र भी तो बड़ा होना चाहिए ना। संग्रहित इकट्ठा कर रहा है तो उसके पास बड़ा होना चाहिए ना, क्षेत्र बड़ा होना चाहिए ना, जगह बड़ा होना चाहिए ना, संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, है कि नहीं? तो संग्राहक किसी भी पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर के दाएं पक्ष के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? संग्राहक कहा जाता है, जिसका आकार सर्वाधिक होता है, किंतु इसमें डोपिंग घनत्व अत्यंत ही कम होता है। ठीक है, यह आवेश वाहकों का संग्रहण करता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? संग्राहक कहा जाता है। मेरी बात पूरा समझ में आ गई? एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए सब चीजें, तब जाके समझोगे। इसमें 4, 5, 6, 7 पॉइंट है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन बेस। ठीक है, फिर कॉमन बेस पढ़ेंगे तो उसमें एनपीएन पीएनपी पढ़ेंगे 2 ठो, कॉमन आपका एमिटर पढ़ेंगे, फिर उसमें भी 2 ठो, कॉमन कलेक्टर पढ़ेंगे, उसमें भी 2 ठो, 6 हो गए। उसके बाद इसका एज एम्पलीफायर वो पढ़ेंगे, एम्पलीफायर के रूप में, मतलब प्रवर्धक के रूप में उपयोग पढ़ेंगे, उसमें भी 2 ठो है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप पढ़ोगे एलसी दोलन के रूप में। तो सोचिए कितना सारा टॉपिक कवर हो रहा है, इसलिए इसको भाई आराम से और ध्यान से पढ़ें, समझें चीजों को। उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ये एरो इस साइड क्यों बना है, उसमें ऊपर क्यों बना है, इसको रट्टा मार लेना, और नहीं मारना है तो मत मारना, समझा दूंगा। ठीक है, तो ये नीचे की ये ओर क्यों बना है वो मैं समझाता हूँ, और ऊपर की ओर क्यों बना है उसको भी समझाता हूँ। ठीक है, इतना चीज कंप्लीट कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा नोट लिखना है आपको, नोट लिखना है। और नोट में क्या लिखना है सुन लीजिए। नोट में ये नोट एकदम बहुत महत्वपूर्ण नोट है। क्या नोट है? हमेशा कमाएगा। हमेशा किसी भी पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमेशा जो निवेशी होता है वह हमेशा अग्रबायस में होता है। अब निवेशी कौन होता है? निवेशी हमेशा हमारा एमिटर और बेस होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निवेशी कहा जाता है। निवेशी कहा जाता है डियर, इसको क्या बोला जाता है? निवेशी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, एक सेकंड और सुन थोड़ा सा। क्या इसमें देख रहे हैं आप लोग कि टर्मिनल कितने टर्मिनल है? 3 ही टर्मिनल है कि नहीं? जबकि हमें निर्गत और निवेश के लिए कम से कम कितना टर्मिनल चाहिए? 4 टर्मिनल चाहिए। 4 टर्मिनल क्यों चाहिए मेरे भाई? अगर 2 टर्मिनल आपका निवेशी है कि नहीं, तो यहाँ 2 टर्मिनल क्या किसका होना चाहिए? निर्गत का होना चाहिए। तो यह हो जाएगा निर्गत,
ठीक है, निर्गत और ये हो जाएगा निवेशी। तो कम से कम हमको कितना टर्मिनल चाहिए था, 4 टर्मिनल चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ कितना दिख रहा है, 3 ही टर्मिनल दिख रहा है। तो इसमें जो आधार टर्मिनल होता है, अब देखो ये बाद में देखेंगे है ना, क्योंकि तीनों में ही हम कॉमन बेस का उपयोग करेंगे। मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में क्या रहेगा, ये बेस हमारा कॉमन रहेगा, ये देखिए, और ये हो जाएगा निवेशी मतलब ये दोनों, ये देखिए यहां से 2 ठो बन जाएगा, ये आधार ही क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, एक निवेशी के लिए एक निर्गत के लिए। और यहाँ देखिए 4 टर्मिनल हो गया, 4 टर्मिनल हो गए, तो ये निवेशी हो गया और ये क्या हो गया, निर्गत हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या चीज, हमारा जो निवेशी टर्मिनल रहता है, निवेशी वह हमेशा क्या रहता है, अर्थात आधार और उत्सर्जक। निवेशी मत समझो, आधार और उत्सर्जक हमेशा ऑलवेज, आधार उत्सर्जक हमेशा किस में रहता है, अग्र बायस में रहता है। किस में रहता है, अग्र बायस में रहता है, फॉरवर्ड बेस में रहता है। और जो आधार और हमारा उत्सर्जक रहता है वह किस में रहता है, पश्च बायस में रहता है, ऑलवेज पश्च बायस। यही नोट है, क्योंकि हमेशा रहता है, एक टाइम के लिए नहीं, हमेशा रहता है। इसलिए यही रीजन है कि आपका ये तीर का निशान इधर है। रीजन क्या है, तीर का निशान इधर है, ये सुन लो, ये अगर P है और इधर हम इसको अगर बायस में जोड़े हैं तो ये धन सीधा इधर रहेगा, क्योंकि भाई आप सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पीएन डायोड पढ़ाया हूं, है कि नहीं। तो वहां हमने देखा था अग्र बायसित कब होता है, पश्च बायसित कब होता है। नहीं देखो भाई तो जाकर के देख लो पहले यार, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अध्याय 14 अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां, परिपथ, उसमें मिल जाएगा आपको। तो पहले उसको देख लो कि अग्र बायस कब होता है। तो इसका क्या होता है, जब P में होल है, तो होल मतलब P अगर सिरा है, P क्षेत्र है, डायोड का P क्षेत्र है, तो उसको हमको धन बैटरी के धन सिरे से जोड़ना होता है। इसको जोड़ने से ये होता है कि इसमें का जो होल रहेगा वो इधर से प्रतिकर्षित होकर के इधर चलेगा। समझ में आ रहा है? और इधर ये ऋण जो है पश्च बायस में होता है, तो ये पश्च बायस में होगा तो ये माइनस में रहेगा, तो ये उधर ना जाए, इधर देख लीजिएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, उधर मत जाओ, उसको पश्च बायस में बाद में समझा देता हूं। ये माइनस है कि नहीं, तो ये क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि बीच में क्या है, एन है। अगर पीएनपी में देखें तो बीच में क्या है, एन है, और एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होगा और ये जो है धन सिरे से प्रतिकर्षित होगा। तो भाई दोनों जाकर के क्या करेंगे, संधि में संयोग करेंगे। अब देखो जिधर होल चलता है उधर ही हमारा क्या बहती है, धारा बहती है, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, रट्टा वाली याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा, करंट। और होल जिधर बहता है मेरे भाई उधर ही दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है, होल के दिशा में और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो होल इधर चल रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, धारा इधर बहेगी। इस कारण हम यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रतीक चिन्ह पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह में हमेशा क्या होता है, इधर होता है, बेस की ओर साइड रहता है, इसमें विपरीत दिशा में रहेगा। रीजन क्या है, ये देख लीजिए, इसको ये भी अग्र बायस में ही रहेगा, क्योंकि ये उत्सर्जक है और ये आधार है, अग्र बायस रहेगा। तो अग्र बायस रहेगा तो चूंकि एन सिरा है, एन है तो ऋण से जोड़ोगे और इसको धन से जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो एन से एन देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर से प्रतिकर्षित होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, तो हमारा धारा किधर बहेगी, विपरीत दिशा में बहेगी। एक चीज क्लियर, अभी और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि ट्रांजिस्टर को, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को उसके टर्मिनल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ओके डियर, अब देखिए क्या चीज, जैसे कि मैं आपको बताया कि 3 ही टर्मिनल है ना, तो एक को हमको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 निवेशी के लिए 2 निर्गत के लिए उपयोग जरूरी होता है। ठीक है, 2 निवेशी टर्मिनल होना चाहिए और 2 निर्गत टर्मिनल होना चाहिए। तो भाई 3 है तो क्या करेंगे, एक को हमको कॉमन करना पड़ेगा, दोनों में उपयोग करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस आधार पर हमारा पहला है क्या चीज, उभयनिष्ठ आधार विधा। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन बेस अर्थात सीबी भी कहते हैं। अब देखिए, तो इस कॉमन उभयनिष्ठ जो है आधार विधा में इसका 2 प्रकार होगा। सिंपल सी बात है, एक हो जाएगा पीएनपी और एक हो जाएगा एनपीएन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, पीएनपी कॉमन बेस में, सीबी में पीएनपी ट्रांजिस्टर
की कार्यविधि, ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, ठीक है, कार्यविधि। इसका परिपथ ही इसकी आत्मा है मेरे भाई। इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, देखना बस, देखना बस, ठीक है। इधर देखिए क्या है, दो तरीके से बना सकते हो, लेकिन मेन यही है। आपको क्या बनाना है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है। और आप सबको पता है, मैं प्रतीक मैं समझा चुका हूं प्रतीक कैसे बनता है इसका, कुछ इस प्रकार से। प्रतीक मैं समझा दिया हूं आपको किस प्रकार आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक बनता है। ये हो गया पी, ये हो गया एन और ये हो गया पी, ठीक है। हम सबको पता है इस वाले टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं हमेशा बाएं खंड को, बाएं टर्मिनल को बोला जाता है एमीटर, बीच को बोला जाता है बेस, और इस वाले दाएं पक्ष को बोला जाता है कलेक्टर, सी, संग्राहक, उत्सर्जक और आधार, ठीक है। अब देखो हमेशा ध्यान ये रखिएगा, मैं नोट भी लिख पाया हूं आपको क्या चीज, कि जो आधार उत्सर्जक परिपथ होता है, ठीक है, वो हमेशा अग्रबायस होता है। तो अग्रबायस में कैसे होगा ये बताइए। यहां P है और यहां क्या है, N है। उधर क्या है, P है और यह क्या है, N है, N है। इधर P है और इधर N है। तो अग्रबायसित कैसे करते हो, डायोड पढ़े हैं, डायोड में सबको पता है अग्रबायस कैसे होगा। तो मुझे इसको ऐसे बैटरी से जोड़ना पड़ेगा जिसका जिसका धन सिरा, बैटरी का धन सिरा, बैटरी का धन सिरा डायोड के पी क्षेत्र से जुड़ा हो, है कि नहीं। तो ये धन सिरा को इधर जोड़ दीजिए और ये ऋण सिरा इधर जुड़ जाएगा। तो इससे अग्रबायस कैसे होगा भाई, धन पी क्षेत्र में होल होते हैं, तो होल जो है धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलेगा, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के चलेगा, दोनों संयोग करेंगे संधि में, फलस्वरूप धारा बहेगी। समझ में आया कि नहीं। तो ये अग्रबायस हो गया। जबकि पश्चबायस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल आकर्षित होते हैं बैटरी से, और अग्रबायस में प्रतिकर्षित होते हैं। तो जब होल इधर चलेगा, पी क्षेत्र का होल संधि की ओर चलेगा, इधर चलेगा, तो हम सबको पता है जिधर होल चलता है उसी की दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है, और जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा चल रहा है इधर और होल चल रहा है इधर, तो धारा कैसे बहेगी, इधर बहेगी। तो ये बन गया इसका क्या चीज, परिपथ। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, धारा इधर, होल इधर चल रही है, मतलब धारा इधर बहेगी, ठीक है। तो धारा की दिशा यहाँ पे, और इस धारा को बोलेंगे हम लोग आईसी। क्यों आईसी बोलेंगे, क्योंकि ये कौन सी धारा है, ये किसमें बह रही है, उत्सर्जक में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आईई। सॉरी गलती से आईसी लिख दिया था, आईई। इधर धारा किधर बह रही है, इधर धारा जो है इधर बह रही है, इधर बह रही है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आई बी। और ये वाला जो हमारा परिपथ रहता है, इसको हम लोग रखते हैं किसमें, पश्चबायस में। तो मेरे भाई इधर पी है, इधर एन है, तो इसको पश्चबायस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऋण लेना पड़ेगा और इधर करना पड़ेगा धन सिरा, ये धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा। तब तो जाकर के क्या होगा, पश्चबायसित होगा ना जी। इधर का होल इधर आकर्षित होंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होंगे, फलस्वरूप इसमें से धारा नहीं बहेगी। लेकिन धारा उधर भी बहती है, कैसे बहती है हम कार्यविधि में देखेंगे, ठीक है। तो यहां जो धारा बहेगी वो किधर बहेगी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये इधर आएगा, क्यों, होल इधर आकर्षित हो रहा है, होल इधर आकर्षित हो रहा है, और ये धारा कौन सी हो जाएगी, आईसी। ओके, ये हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं इन दोनों बैटरियों का नाम क्या है, इन दोनों बैटरियों का नाम क्या है। इसका नाम रहता है हमारा V, यहां का बैटरी का वोल्टेज रहेगा VEB, VEB, और ये रहेगा VCB, वोल्टेज ऑफ बिटवीन एमीटर एंड बेस, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो ये जो है बैटरी को ऐसा आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, या कई लोग इसको EB इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर देते हैं, या BEB से भी। तो इसमें कॉमन एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि B है, ये भी B है, इसलिए इससे सबसे बेहतरीन रहता है VEB, ताकि तीनों के तीनों डिफरेंट है। तो इतना जो है आपको परिपथ, इस प्रकार का परिपथ बनाना है, समझ में आ रहा है। एक और परिपथ इसका बनाया जाता है, और वो कैसे बनाया जाता है मेरे भाई, कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, ये देखो ये, ठीक है। और यहाँ रहेगा पीएनपी प्रकार का है, पीएनपी, तो यहाँ रहेगा क्या चीज, होल रहेंगे। और ये कैसे होल रहेंगे, हाईली डोप्ड होल रहेंगे, मतलब इसमें घनत्व जो है, डोपिंग घनत्व अधिक होगा। तो इस प्रकार ढेर सारे होल बना देंगे इस वाले में। ओके, इस वाले में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि ये क्या है, एन है, तो एन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहता है, आवेश वाहक। और यहाँ होल तो रहेंगे, लेकिन ये दूर दूर रहेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये कम जो है डोपिंग घनत्व तो कम रहता है, और इसको इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है।
ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब होल होल से प्रतिकर्षित होगा तो ये धन सिरा से जोड़िए, ठीक है, और यहाँ ये, और इधर होल पश्च बायस में बनाना है तो होल को क्या करिए, संधि से दूर ले जाइए। संधि से दूर कब जाएगा, जब ये ऋण सिरा जोड़ लेंगे तब। ये लीजिए, और ये हो जाएगा V, ये हमारा क्या है E, ये है B और ये है C। कलेक्टर, ये प्रोकलेक्टर है, ये एमिटर है और बीच का क्या है B है। तो V E B एंड V C B धारा। तो इस प्रकार से भी आप सिमिलरली क्या बना सकते हैं, एक और परिपथ बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूं और ये बेहतर भी है, बेस्ट भी है। तो देखते हैं, आप लिखना प्रारंभ करेंगे क्या चीज, पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक उभयनिष्ठ आधार परिपथ उभयनिष्ठ आधार विधा का चित्र प्रदर्शित किया गया है, परिपथ प्रदर्शित किया गया है, ठीक है जी, प्रदर्शित किया गया है, जहां E उत्सर्जक, B आधार एवं C क्या है, संग्राहक है, ठीक है। उत्सर्जक और आधार के मध्य एक बैटरी VEB एवं आधार एवं संग्राहक के मध्य एक बैटरी VCB जोड़ा गया है। उत्सर्जक आधार संधि हमेशा अग्रबायसित होता है। इस कारण P क्षेत्र को हम बैटरी VEB के P क्षेत्र को ठीक है, अर्थात उत्सर्जक को बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं आधार को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, तथा हमारा जो संग्राहक आधार संधि होता है वह पश्च बायस में होता है, अतः संग्राहक को ऋण सिरे से, बैटरी के ऋण सिरे से एवं आधार को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। यह हो गया इसका बनावट। अब देख लेते हैं वर्किंग प्रोसेस, इसका कार्यविधि। तो इसका वर्किंग प्रोसेस कुछ ऐसा है डियर, आपको लिखना है पीएनपी ट्रांजिस्टर के आधार उभयनिष्ठ आधार विधा में चूंकि उत्सर्जक और आधार अग्रबायस होता है, अतः उस उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी VEB के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं या आधार की ओर चलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है आएगा, ये क्या है, आधार है। अरे भाई ऐसा रहता है कि नहीं रहता है, बताइए मुझे, ऐसा रहता है कि नहीं रहता, बताइए। ये P है, ये N है, ये P है, तो होल किधर चलेगा, आधार की ओर, है कि नहीं। तो बैटरी के धन सिरे से VEB बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर होल किधर चलने लगते हैं, आधार की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार अत्यंत ही पतला होता है, क्या होता है, अत्यंत ही पतला होता है, जहां पर उपस्थित केवल 2 से 5% इलेक्ट्रॉन ही होलों से सहयोग कर पाते हैं। 2 से 5% इलेक्ट्रॉनों का संयोग करने का मतलब समझते हो आप कि 100 यदि शॉर्ट हो, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ हाईली डोप्ड है, सबको पता है, सबको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं मेरे भाई, थोड़ा सा फिर समझा देता हूं मैं। हाईली डोप्ड है मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, होल है, इस प्रकार, ठीक है, और इसका आकार भी आधार की तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक। हालांकि सबसे बड़ा किसका रहता है, संग्राहक का, ये देखिए, और ये है हमारा क्या चीज, आधार। तो यहां आप देखिए ऐसा, मतलब 100 होल में मात्र क्या है, 2 से 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है 100 होल में से, ठीक है। तो जब प्रतिकर्षित होते हैं होल बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार की ओर चलने लगते हैं, तो आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से केवल 2 से 5% होल ही संयोग कर पाते हैं। फलस्वरूप आधार क्षेत्र में अत्यंत ही कम IB धारा प्रवाहित होने लगती है। आधार क्षेत्र में कौन सा धारा प्रवाहित होने लगती है, IB धारा प्रवाहित होने लगती है। शेष होल बाकी के होल कहां जाएंगे, 2 से 5% तो संयोग कर लिए, बाकी के होल आधार क्षेत्र को पार करके, अब क्या करेंगे, आधार क्षेत्र को पार करके कहां चलने लगते हैं, संग्राहक की ओर चलने लगते हैं। कहां चलने लगते हैं, संग्राहक की ओर चलने लगते हैं। और सबको पता है संग्राहक क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन इसका जो है डोपिंग होने तो क्या रहता है, कम रहता है। तो आधार की ओर, संग्राहक की ओर चलने लगते हैं, लेकिन यहां तो संयोग नहीं करेंगे, ये भी होल है ये भी होल है, तो होल से होल कहां संयोग करेगा, है कि नहीं। तो यहां होल संयोग नहीं करता है, तो धारा कैसे बहेगी यहाँ, तो यहां क्या होता है,
होल कहां चलने लगते हैं, संग्राहक की ओर चलने लगते हैं, इस समय संग्राहक के होल, यहां के होल बैटरी VCB के ऋण सिरे से आकर्षित होते हैं। जब बहुत ज्यादा होल यहां आने लगता है तो क्या होने लगता है, फिर ये धनावेशित हो जाता है और उस समय क्या होता है, हमारा VCB से आकर्षित होने लगते हैं। और जैसे ही कोई होल जा करके VCB के ऋणात्मक सिरे से के पर पहुंचता है तो वहां जाकर के वह संयोग करता है और संयोग करने के फलस्वरूप उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग कहते हैं IC। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। अभी इधर में देखें, शायद इधर में देखें, है ना, तो और इसी समय बैटरी VEB के मध्य में सहसंयोजक बंध टूटता है जिसके कारण होल और क्या उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। होल बैटरी के धन सिरे में एवं इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे में प्रवेश करता है और धन सिरे में प्रवेश करने के पश्चात यह पुनः किधर चलने लगता है, प्रतिकर्षित होकर के होल जो है कहां चलने लगता है, आधार की ओर चलने लगता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया पूर्णतः जो है चलती रहती है और पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अगर हम देखें यहाँ तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, किसके, किरचॉफ के प्रथम नियम से तो किरचॉफ के प्रथम नियम से आप सबको पता है किरचॉफ के प्रथम नियम, किसी संधि पर आने वाली धारा एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, सदैव बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल बराबर होता है। यदि सपोज करो कि I1 धारा आ रही है और I2 I3 धारा जा रही है तो आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं कि समेशन ऑफ I that is equal to 0 but I1 is equal to I2 plus I3। मतलब हम आने वाली धारा को पॉजिटिव लेते हैं एवं जाने वाली धारा को नेगेटिव लेते हैं और दैट इज इक्वल टू होता है, बीजगणितीय योगफल क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा ऋणात्मक चिन्हों को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा I2 plus I3। मेरी बात समझ में आ गई। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो देख लो, थोड़ा सा रिवीजन बस करा दिया है ना। तो हमारा यहाँ किरचॉफ के नियम को लागू करेंगे कहां, संधि पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहां जा रही है धारा, ये देखो, ये संधि पर आ रही है, ये संधि से दूर जा रही है और ये भी संधि से दूर जा रही है। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा IE दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC होगा कि। और उपयुक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि उत्सर्जक धारा का मान संग्राहक धारा और आधार धारा दोनों से अधिक होता है क्योंकि इसका मान इन दोनों के संयोग के बराबर है। मतलब 5 बराबर 2 धन 3, तो 5 बड़ा है 3 से और 5 बड़ा है 2 से, अर्थात उत्सर्जक धारा का मान आधार धारा के मान से भी बड़ा होता है और उत्सर्जक धारा का मान संग्राहक धारा के मान से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है ये पूरा जो है बताना है, अब लिखना है मेरे भाई। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, सबको समझ में आया होगा। हो गया पूरा क्लियर? ओके, चलिए आप देख लेते हैं इसी में क्या चीज, NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ चलो बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या चीज, कॉमन बेस में उभयनिष्ठ आधार विधा में हमारा NPN ट्रांजिस्टर का कार्यविधि, ट्रांजिस्टर का कार्यविधि या इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है इसका परिपथ। कैसे बनाना है मेरे भाई? एकदम इजी, जैसे कि मैं प्रीवियस समझाया हूं आपको, ठीक है। हम सबको पता है कि NPN ट्रांजिस्टर का जो प्रतीक है, NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक है, वो इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। जहां ये हो जाएगा N, बीच का हो जाएगा P और ये हो जाएगा N, ओके N। हम सब जानते हैं बाया खंड को, ट्रांजिस्टर के बाया खंड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एमिटर। दाया खंड को बोला जाता है कलेक्टर और मध्य को बोला जाता है बेस, सबको पता है, ठीक है। अब हम यह भी जानते हैं सबके सब कि उत्सर्जक और आधार को हमेशा अग्रबायस में जोड़ा जाता है। तो अग्रबायसित कब होगा? अग्रबायसित कब होगा बता दो मुझे, बता दो मेरे भाई।
बायस तब होता है जब पी क्षेत्र को आप बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को आप बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हो। समझ रहे हो? ये हमेशा याद रखिएगा, तभी अग्र बायस होता है। बैटरी के पी क्षेत्र को डायोड के अर्धचालक के पी क्षेत्र को हमेशा धन सिरे से और एन क्षेत्र को किससे जोड़ना रहता है? ऋण सिरे से। तो एन क्षेत्र को आप ऋण सिरे से जोड़िए, तो ऋण सिरे से जोड़ देंगे हम इसको, ठीक है, माइनस, और ये बैटरी है तो ये प्लस सिरा किससे जुड़ जाएगा? पी से, और पी कहाँ है? बीच वाला पी है, तो बन गया अग्र बायस यार। और हमेशा दूसरा जो हमारा परिपथ होता है वो पश्च बायस होता है। तो पश्च बायस कब होगा? पश्च बायस कब होगा बताइए मुझे। एन को हम लोग धन से जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको हम लोग किससे जोड़ देंगे? ऋण से जोड़ देंगे, पश्च बायस हो गया। समझ में आया? अब देखो मेरे भाई, क्या इसका नाम क्या रहेगा? VEB। ये बैटरी क्या, ये क्या हो जाएगी? VEB, और इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? VCB। ये लिखने का एक तरीका होता है, कॉमन तरीका। कई जगह ये क्या रहता है? VEE एंड इसको VCC के तरीके से लिखते हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा कंफर्ट लगता है। वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड बेस, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस के मध्य का, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, इसमें धारा वारा जो प्रवाहित होती है उसको मैं कार्यविधि में समझा दूंगा। तो सुनो क्या कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जहां E एक उत्सर्जक, B आधार एवं C क्या है? कलेक्टर अर्थात संग्राहक है। VEB उत्सर्जक एवं आधार के मध्य का बैटरी एवं VCB आधार एवं संग्राहक के मध्य का बैटरी है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार निवेशी के भांति एवं आधार संग्राहक निर्गत की भांति कार्य करता है। जहां निवेशी परिपथ हमारा उत्सर्जक आधार परिपथ हमेशा अग्र बायस में होता है। अतः एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, भाई एन क्षेत्र में क्या होता है? अगर मैं आपको और बताना चाहूं तो एक और परिपथ में छोटा जल्दी से थोड़ा सा बना देता हूं, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से बना देता हूं। ये सब क्या है? ये सब है इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है कि हमारा उत्सर्जक क्षेत्र में हमेशा क्या रहता है? इसका आकार मध्यम आकार का होता है, अर्थात तीनों में क्या होता है? मध्य आकार का होता है, और इसमें हमेशा हाईली डोपिंग रहता है, चाहे वो पी क्षेत्र की तरह रहे चाहे एन क्षेत्र की तरह हो, लेकिन उत्सर्जक हमेशा क्या रहता है? हाईली डोप्ड होता है, क्योंकि यही उत्सर्जक नाम से ही स्पष्ट है। यही क्या करता है? जो आवेश वाहक है उसको उत्सर्जित करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जक कहते हैं। और आधार अत्यंत ही पतला होता है एवं यह जो है निम्न डोपिंग घनत्व तो इसका क्या होता है? निम्न होता है, और इसमें होल रहेगा क्योंकि ये क्या है? पी है यहाँ पर, ठीक है, और ये इसमें पुनः इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन इसका डोपिंग घनत्व क्या होता है? कम रहता है डोपिंग घनत्व, और इसका आकार सबसे ज्यादा होता है। तो इसको संग्राहक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? संग्रहित करने का कार्य करता है, आवेश को संग्रहित करता है। ये उत्सर्जित करता है, ये संग्रहित करता है, इसलिए हम संग्राहक कहते हैं, इसको उत्सर्जक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हो, ठीक है, एन और ये, ठीक है, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए होगा क्या? चूंकि उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित होता है, अतः एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होकर के कहां जाएगा? आधार की ओर। भाई कहां क्या चीज आ रहा है? आधार। तो बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर इलेक्ट्रॉन आधार की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार अत्यंत ही पतला एवं डोपिंग घनत्व अत्यंत ही कम होता है, अतः केवल 2 से 5% इलेक्ट्रॉन होल से संयोग कर पाते हैं। संयोग होगा क्योंकि ये होल है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, संयोग कर पाते हैं, जिसके कारण अत्यंत ही कम धारा IB प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? IB प्रवाहित होने लगती है। तो इसमें धारा किधर प्रवाहित होगा ये बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इधर से प्रतिकर्षित होकर इधर चल रहा है, तो धारा किधर प्रतिकर्षित होगी? विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होगी, प्रवाहित होगी, है कि नहीं? तो इधर प्रवाहित होगी धारा। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रकार प्रवाहित होगी, और यहाँ क्या होगी? इधर प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा, अभी इधर समझिए, देखिए क्या
अब 2 से 5% होल से संयोग करता है, जिसके कारण IV धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, शेष इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बहुत सारा प्रतिकर्षित हो रहा है, शेष इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। अब यहां तो कोई संयोग करने वाला है नहीं, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, संयोग तो करेंगे नहीं रे मेरे भाई। ठीक है, तो शेष इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। क्योंकि इसका आकार अत्यंत बड़ा होता है, इसलिए ये जो है संग्रहित कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं। अब संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी VCB के धन सिरे से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। और जैसे ही बैटरी के धन सिरे से जाकर के संयोग कर नजदीक पहुंचते हैं, निकट पहुंचते हैं, तो बैटरी के धन सिरे से एक होल निकल करके उस इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लेता है। फलस्वरूप वहां क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। अब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, देख लीजिए, आकर्षित होकर इधर चल रहा है, तो धारा किधर बहेगी, इधर बहेगी कि नहीं, सॉरी यहां भी मैं गलत बनाया हूं, यहां पे गलत बनाया हूं, इधर धारा बहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ रहा है, तो धारा विपरीत दिशा में बहेगी। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरे भाई इधर से इधर आ रहा है, तो धारा हमारा इधर बहेगा। तो ये कौन सी धारा बहती है, जिसके कारण जो है IC धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। इस समय उत्सर्जक क्षेत्र के बैटरी VEB के पास सहसंयोजक बंध टूट जाता है, जिससे मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे में एवं होल धन सिरे में प्रवेश करता है। और यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रतिकर्षित होकर के, ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के इधर चलने लगती है। तो धारा इधर चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, तो धारा हमारा इधर बहेगा, और जिसके कारण हमारा क्या होता है, उत्सर्जक एवं आधार के मध्य IE धारा बहने लगती है। ये बात समझ में आ गई, कौन सी धारा बहेगी, IE, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सहसंयोजक बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो इधर चल रहा है, तो धारा हमारा इधर बहेगी। ठीक है, तो कौन सी धारा बहेगी, IE धारा बहने लगती है। इस प्रकार संधि स्थल पर किसके नियम से भाई, बता दीजिए, किरचॉफ के प्रथम नियम से हमारा जो धारा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये धारा बाहर जा रहा है, ये धारा अंदर आ रहा है संधि की ओर, ये धारा संधि की ओर आ रहा है। तो हम सब जानते हैं किसी भी संधि स्थल पर जो धारा का बीजगणितीय योगफल होता है, दैट इज होता है 0। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, क्या होता है, 0 होता है। और हम सबको पता है मेरे भाई, सब जानते हैं कि आने वाली धारा को हम पॉजिटिव सोर्स से पढ़ते हैं। तो आने वाली धारा क्या है, IB है प्लस, और आने वाली धारा क्या है, IC से, और जाने वाली धारा को ऋणात्मक चिन्ह से, तो जाने वाली धारा कौन सा है, IE है, और सबका बीजगणितीय योगफल 0 होगा। तो IE को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, IB प्लस IC दैट इज इक्वल टू IE। तो इस प्रकार हमको इस समीकरण से स्पष्ट पता चलता है कि उत्सर्जक धारा का मान संग्राहक धारा के मान से अधिक होता है, एवं आधार धारा के मान से तो और अधिक होता है। अरे ये है ना मेरे भाई, अगर ये कैसे होगा, दोनों बराबर है, मतलब क्या समझे, अगर मैं इसको 5 एम्पियर मानता हूं तो इसमें से कोई क्या होगा, 1 एम्पियर होगा ये, तो ये 4 एम्पियर होगा। यदि ये 2 एम्पियर मानते हो आधार धारा को अगर सपोज इधर 1 एम्पियर है ना, तो ये कितना होगा, 4 एम्पियर होगा। आधार धारा को 2 एम्पियर मानते हो तो ये कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। तो दोनों ही केस में क्या है, चाहे आपका कितना हो जाए, दोनों के संयोग से ये बन रहा है, तो हमेशा इन दोनों से क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा। मींस दैट कि IE इज ग्रेटर देन IC एंड IE इज ग्रेटर देन IB। इस प्रकार से पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाह होती है वह किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ओके, तो भाई आज के क्लास में बस इतना ही यार, प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग कॉमन उत्सर्जक एमिटर CE देखेंगे। इसी प्रकार रहेगा, बस इसका परिपथ जो है चेंज हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम लगने वाली है नहीं, समझ में आ रहा है, तो वो काम इजी रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।